लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो तुम लोगों की एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वाली जो प्रोसेस होती है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि एड्जॉर्प्शन कम होगा या ज़्यादा होगा, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग एड्जॉर्प्शन के आइसोथर्म्स पढ़ने वाले हैं। अब जैसे तुम लोगों को ये वर्ड तो अच्छे से पता होगा गेशियर स्टेट पढ़ लेने के बाद कि आप लोगों का जो ये वर्ड होता है आइसोथर्म्स, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है। अब आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। सो बेसिकली हम ऐसे कर्व्स बनाने वाले हैं जहाँ पे आपका टेम्परेचर बराबर क्या रखा जा रहा है, कांस्टेंट रखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली दो आइसोथर्म्स पढ़ने होते हैं। एक पढ़ना होता है फ्रेंडलिच आइसोथर्म और एक पढ़ना होता है आप लोगों को लैंगमियर आइसोथर्म। ठीक है, इनके डेरिवेशंस कैसे आए, किसने किए, ये हमारा सिलेबस नहीं है। हम लोगों को सिर्फ इनकी इक्वेशंस पढ़नी है और इनसे रिलेटेड सवाल पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कोई एमसीक्यू में न्यूमेरिकल टाइप का कुछ नहीं, सीधा थेरी थेरी थेरी, ग्राफिकल ग्राफिकल ग्राफिकल, खत्म। दो टाइप के आप आइसोथर्म्स पढ़ेंगे, एक होगा फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, और दूसरा वाला तुम पढ़ लोगे लैंगमियर। ये दो आप लोगों को एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ने, एक एक करके समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कहाँ से, आप लोगों के फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से। अब देखो भैया, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या। सबसे पहले तो ये जो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म था, इसने एक इक्वेशन दी। ठीक है, तुम लोगों के सामने इसने क्या की, एक इक्वेशन दी। वो इक्वेशन ये कहाँ से लाया, कैसे नहीं लाया, वो हम लोगों को नहीं जानना है। उसने बस हम लोगों को इतना ध्यान रखना है कि इक्वेशन दी। उस इक्वेशन के बाद उसने हमको कुछ पॉइंट्स समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ओके। बट फ्रेंडलिच का जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आता है वो बेसिकली दिखता कैसे, पहले उस पर बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँ कहाँ पे, आप लोगों के वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में, सच दैट कि वाई एक्सिस पे लिया जा रहा है एक्स बाय एम को, लास्ट क्लास में सिखाया था एक्स बाय एम क्या होता है, और एक्स एक्सिस पे लिया जा रहा है आपके प्रेशर को। तो आप देखते हो कि आपका मतलब फ्रेंडलिच का एक्सपेरिमेंटल ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, ये ऐसा, फिर उसके बाद हल्का सा, फिर ये ऐसा, ये आपको ऐसा ग्राफ मिलता है। ठीक है, अच्छा। और साथ ही साथ में फ्रेंडलिच ने आपको एक इक्वेशन भी दी थी, हम लोग उस इक्वेशन को भी देखते हैं। तो वो इक्वेशन जो फ्रेंडलिच ने दी थी वो कुछ इस टाइप की थी, समवॉट एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी की पावर 1/n के। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका k आ जाएगा और आपका ये आ गया। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये k और ये जो दिख रहा है n, ये बेसिकली आप लोगों के क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। तो अब कैसा है, इस पर्टिकुलर ग्राफ को 3 रीजन्स में पढ़ा जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर ग्राफ को 3 रीजन से पढ़ा जाता है, लेकिन उन 3 रीजन से पढ़ने से पहले हम मैथमेटिकली बातचीत कर लेते हैं। वो बातचीत क्या है, इमेजिन करिए आपने 1/n की वैल्यू को 0 रख लिया। इमेजिन करिए आपने 1/n की वैल्यू को 1 रख लिया, और इमेजिन करिए आपने 1/n की वैल्यू को समथिंग 0 से और 1 के बीच की कोई भी एक वैल्यू रख ली। तो अब बात आती है कि 1/n की वैल्यू 0 क्यों होगी। तो जब भी हम लोग कैसा है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लेते हैं, ठीक है, जब भी हम एड्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे करवाते हैं तो हाई प्रेशर पे आपका ये जो 1/n है ये 0 हो जाता है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो तुम्हारा काम नहीं है, बट हो जाता है। और अगर ये हो गया तो यहाँ से x/m आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू k टाइम्स ऑफ p की पावर 0। अब p की पावर 0 तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो यानी कि x/m इक्वल टू k, और यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है, राइट, आपका ये कांस्टेंट है, बराबर। अच्छा, यानी कि प्रेशर पे क्या हो रहा है, x/m आप लोगों का एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब x/m इंडिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि जो मेरा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है हाई प्रेशर में, बोलो क्या हो जाता है, हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो जाता है। अगर हम हाई प्रेशर पे लेकर जाएं तो ऐसा नहीं होता है कि आप ज़्यादा प्रेशर लगाते जा रहे हो, ठीक है, तो आपका एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि प्रेशर इंक्रीज करने से रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है,
लेकिन फ्रेंडलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ये बताता है, ये इक्वेशन ये बताती है कि देख, इट डजंट मीन्स कि अगर तुम बहुत प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे तो एड्सॉर्प्शन का जो रेट है वो बढ़ते जाएगा। आप लोगों को क्या मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पे आप चाहे कितना भी प्रेशर लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपका अब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ने वाला नहीं है। तो बेसिकली इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, आप लोगों का कौन सा पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। इसे कौन सा पॉइंट कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। जो ऊपर जो कर्व दिख रहा है, ये जो ऊपर जो आपको एक कर्व दिख रहा है, इस कर्व में अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कि एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे अगर मैं चेक करूं, इस प्रेशर पे अगर मैं चेक करूं तो यहाँ से ग्राफ आपको ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन के जैसा दिख रहा है, मतलब कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है। तो बस इसी पर्टिकुलर जगह को, इस पर्टिकुलर एरिया को क्या कहा जाता है, रीजन ऑफ हाई प्रेशर कहा जाता है। कि ये रीजन कैसा है, हाई प्रेशर का। यहाँ पे आप चाहे कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लो, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बियॉन्ड आप लोगों का x/m की वैल्यू यानी कि रेट की वैल्यू इंक्रीज होने वाली नहीं हो, वहां पे आके फिक्स हो जाती है। और जिस पर्टिकुलर प्रेशर पे जाकर, मतलब प्रेशर इंक्रीज करने की भी एक लिमिट है, आप ऐसा नहीं कि प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हो, रेट को बढ़ाते जा रहे हो। तो एक मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है, क्या है, ये वो पॉइंट है, ये वो मैक्सिमम प्रेशर का पॉइंट है जिसके बियॉन्ड, ठीक है, x/m आप लोगों का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रेशर को हम लोग कहते हैं कौन सा वाला प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर। तो हो सकता है कल को पेपर में आपको इस तरीके से फ्रेंडलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म दे दें और ग्राफ में आपको बोले कि बताइए इसका सैचुरेशन प्रेशर क्या है। तो कुछ नहीं करना है, जिस पॉइंट से आपको ग्राफ लीनियर मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रहा है, बस उसी पॉइंट को ड्रॉप कर देना, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि बस ये हम लोगों का क्या है, ये वाला पॉइंट हम लोगों का क्या है, मैक्सिमम है, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम x/m की वैल्यू, यानी कि इसके बियॉन्ड और रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को इंक्रीज कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बातचीत ये भी होती है कि हो सकता है 1/n की वैल्यू 1 हो जाए। तो 1/n की वैल्यू 1 कब होती है, जब हम लोग बहुत लो प्रेशर लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर लेते हैं, तब होती होगी 1/n की वैल्यू 0, तो सॉरी 1/n की वैल्यू 1। और अगर 1/n की वैल्यू 1 हो गई तो x/m इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ p की पावर 1 हो जाएगा। यानी कि मैं क्या ये कह सकती हूँ कि x/m को मैं प्लॉट कर रही हूँ y एक्सिस पे, है ना, मैं मेरे p को प्लॉट कर रही हूँ x एक्सिस पे, तो ये y इक्वल टू kx टाइप का आपको एक कर्व दिख रहा है। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर कर्व है ये y इक्वल टू mx वाले टाइप का है। और जब कोई कर्व y इक्वल टू mx वाले टाइप का होता है तो वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन होती है, और वो भी कहाँ से, ओरिजिन से पास करने वाली, पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अभी ऊपर जो तुम लोगों को ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में कुछ समय तक, ठीक है, कुछ समय तक माने कि यहाँ से लेके लेट से यहाँ तक, ये वो जगह है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये रीजन कौन सा वाला रीजन है, लो प्रेशर। क्यों हम कहते हैं इस जगह को लो प्रेशर वाला रीजन, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में हम लोगों को कर्व कैसा दिख रहा है, हम लोगों का एकदम स्ट्रेट दिखता है ना, जिस तरीके से वेरी हो रहा है उस तरीके से दिखता है। अब होती है आप लोगों के पास एक तीसरी कंडीशन होती है, बोलो कौन सी, जब मुझे 1/n की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, हाँ, लेकिन ये 1/n की जो वैल्यू है ये रेंज कर सकती है 0 और 1 के बीच में कोई भी। तो इसका मतलब हम अभी ऐसे प्रेशर की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ कैसी है, मॉडरेट प्रेशर है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा हाई है ना तो वह ज़्यादा लो है। तो 1/n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.92, कुछ भी। तो ऐसे केस में अब आपका जो x/m है, ना तो वो प्रेशर के कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ना तो वो प्रेशर पे कंप्लीटली आपका 1 की पावर पे डिपेंडेंट होगा, वो प्रेशर पे डिपेंडेंट होगा समथिंग 1 की पावर n। यानी कि ये कर्व आपका कैसा दिखेगा, x/n, आप क्योंकि y एक्सिस पे प्लॉट करते हो, इक्वल टू समथिंग k टाइम्स, और आप लोगों का क्या x, क्योंकि प्रेशर हम उसको वहाँ प्लॉट करते हैं कि पावर में सम कोई नंबर, ये इस तरीके का। तो ये एक x की पावर वाले फॉर्मेट का क्वेश्चन है, राइट, जैसे कि आप पढ़ते हो ना y² इक्वल टू 4ax, पैराबोला टाइप के फॉर्मेट, पावर वाले फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो यानी कि अब ये बात होती है रीजन नंबर 3 की, तो ये कहलाता है रीजन नंबर 3।
इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, यहाँ तक आपको कर्व कैसा दिखता है, आपको बेंट दिखता है, और इस पर्टिकुलर जगह को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडरेट प्रेशर कहते हैं, कि यहाँ पे ना तो प्रेशर ज़्यादा है ना तो यहाँ पे प्रेशर आप लोगों का क्या है, कम है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बेसिकली तुम्हारा टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3। अब इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन मुझे मिली यहाँ से x/m इक्वल टू k p⁴ इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं x/m इक्वल्स टू k p⁴ के दोनों तरफ लॉग ले लूँ तो ये हो जाएगा log x/m इक्वल्स टू, बोलो कितना हो जाएगा, log k प्लस 1/n टाइम्स ऑफ log p, राइट। और अब कोई मुझे अगर ये कहता है कि अब आप ग्राफ प्लॉट करिए, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करिए, y एक्सेस पे log x/m को ले लीजिए, x एक्सेस पे आप log p को ले लीजिए। अब तुम मुझे बताओ ये कर्व कैसा दिखेगा, डोंट यू थिंक, क्योंकि हम लोग log x/m को y एक्सेस पे प्लॉट कर रहे हैं, log p को मैं x एक्सेस पे प्लॉट कर रही हूँ, तो ये कर्व तुमको समथिंग कुछ इस फॉर्मेट वाला दिखने वाला है, जहाँ पे आप लोगों का x क्या है, आपका log p है। और इस टाइप के कर्व आपको कैसे दिखते हैं, एक स्ट्रेट लाइन दिखता है। अब बात है कि यहाँ पे स्लोप क्या है, पहले तो उस पर बातचीत कर लूँ। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो मुझे पहली बात तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि स्लोप यहाँ पे मेरे पास कितनी है, स्लोप मेरी 1/n के बराबर है। और अगर मैं y इंटरसेप्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मैं अगर y इंटरसेप्ट को देखूँ तो y इंटरसेप्ट यानी कि c मेरा क्या है, log k के बराबर है। और यहाँ पे तुम अगर स्लोप देखो, ऊपर वाले इक्वेशन को देखो, तो उस इक्वेशन से ये बात तो साफ साफ समझ में आ रही है कि जो भी आपकी स्लोप है वो स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है। और जब जब आपका स्लोप पॉजिटिव होता है इसका मतलब आपकी जो लाइन है या फिर जो भी आपका कर्व है वो कैसा कर्व है, वो एक इंक्रीजिंग कर्व है ना। तो इसीलिए हम लोगों का फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का लॉग वाला कर्व ऐसा बनेगा ऊपर की तरफ, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट कहते हैं, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, log k के बराबर आती है। ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा। अब जैसे अगर मैं इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लूँ सच दैट पैरेलल टू x एक्सिस, और अगर मैं यहाँ पर एक एंगल बना दूँ लेट्स से थीटा, तो तुम तो जानते हो कि क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, और वही चीज किसके बराबर है, आप लोगों के 1/n के बराबर है। तो इनडायरेक्टली लॉग लेके हमें मिला क्या, लॉग लेकर हमको क्या अचीव हुआ, हम लोग लॉग लेकर इस तरीके का अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम लोग वहां से इस n की वैल्यू, क्योंकि देखो n और k कांस्टेंट भले ही है बट ये आपके कैपिटल R के जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है कि इनकी वैल्यू हर गैस के लिए सेम होगी। ठीक है, ये जो 1/n की वैल्यू है और ये जो log k की वैल्यू है ये क्या करेगी, वेरी करेगी। ठीक है, गैस टू गैस वेरी करेगी, आप कौन सी सरफेस ले रहे हो सरफेस टू सरफेस वेरी करेगी, प्रेशर टू प्रेशर वेरी करेगी, टेम्परेचर टू टेम्परेचर वेरी करेगी। सो देयरफॉर ये निकालें कैसे, तो ग्राफिकली हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको मान लेते के निकालने को कैलकुलेट किया जाए, है ना, आपको बोले कि अच्छा आप फ्रेंडलिश की इक्वेशन में जो n आता है आप उस n को कैलकुलेट कर लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, वी यूज अबोव ग्राफ, उस अबोव ग्राफ को। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ से रिलेटेड आपको इसी साल 2020 में जो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। वैसे तो सरफेस केमिस्ट्री से हर साल एक सवाल तो आता ही है, मान के चलते हैं ऑलमोस्ट मेंस में। तो ऐसे केस में सवाल देखो किस प्रकार से पूछा गया था, सिंपली आपको बोल दिया था कि फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में, ठीक है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू इतनी दी है, तो बताओ वहां पर क्या क्या होगा। मतलब जिस इंसान को ये पता है कि फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में, ठीक है, आप लोगों का y इंटरसेप्ट log k के बराबर है, तो ऑब्वियस है कि फिर वो कुछ ना कुछ पूछ रहा होगा k की वैल्यू या एक्सेट्रा समथिंग समथिंग, तो वो आपको कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर ग्राफ से पूछे जा सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक का, यानी कि इस पर्टिकुलर आपके ऊपर के ग्राफ का, इस फ्रेंडलिश की थ्योरी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक यानी कि लिमिटेशन वो ये थी कि फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है, हाई प्रेशर की कंडीशन को। मैंने मैथ्स के थ्रू तो एक्सप्लेन कर दिया ना, लेकिन मैथ्स के थ्रू वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि क्यों आखिर हाई प्रेशर पर जाकर आपके 1/n की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, राइट। तो कैन नॉट एक्सप्लेन
बिहेवियर एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे बिहेवियर किस तरीके का है ये तुम लोगों का फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म नहीं बता पाया। अब जो दूसरा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है वो क्या हुआ आप लोगों का, कौन सा है वो? ओके सॉरी, दूसरा वाला आप लोगों का कौन सा होता है? दूसरा होता है तुम लोगों का लैंगमियर। अब देखो ये महान प्राणी कौन थे? अब ऑब्वियस है कि एक थ्योरी आई है तो कोई दूसरा भी तो आएगा ही उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने, तो ये भी आए। इनकी थ्योरी को बट काफ़ी हद तक बेस्ट माना जाता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है याद रखना ये केमीज ऑप्शन के लिए वैलिड है। केमीज ऑप्शन के लिए वैलिड है मतलब ऊपर की जो थ्योरी हमने पढ़ी वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल दोनों के लिए बनाई गई, बट ये थ्योरी स्पेसिफिकली केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए बनाई गई। अगर ये थ्योरी केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए बनाई गई है तो इसका मतलब केमिकल एब्जॉर्प्शन में तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मोनोलेयर यानी कि सिंगल लेयर ही बनती है। क्यों बनती है? ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट डे जो हमने एब्जॉर्प्शन की क्लास की थी उसमें पढ़ा था, है ना। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि इसमें एक बहुत बड़ा अजम्पशन होता है लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का, वो ये कि ये सबसे पहले तो ये मान के चलता है कि जो भी गैसेस या फिर जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स उस सरफेस के ऊपर आके एड्सॉर्ब होने वाले हैं वो सारे के सारे बिहेव करने वाले हैं किसके जैसे, आइडियली बिहेव करेंगे। ठीक है, जो भी गैस एड्सॉर्ब होगी या फिर मान लेते हैं जो भी आप लोगों का लिक्विड एड्सॉर्ब होगा उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर वो कैसे बिहेव करेगा, आइडियली बिहेव करेगा। अगर आइडियली बिहेव करने वाला है मतलब वो कहना चाह रहा है कि दोनों पार्टिकल्स जो कि एड्सॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, इंटरैक्शन नहीं है, बराबर, कोई भी इंटरैक्शन नहीं है। ठीक है, ये वो कहना चाह रहा है, बराबर। ये था तुम्हारा लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है ना। तो अब ये लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो हम लोगों ने देखा, इसके अलावा इसके एक और अजम्पशन था। वो अजम्पशन ये था कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होगा। सोचो यहाँ पे एक वर्ड आ गया आप लोगों का इक्विलिब्रियम। वो कहता था कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाएगा या मेंटेन होगा जहाँ पर जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, मतलब जितने पार्टिकल्स आपके उस पर्टिकुलर सरफेस पर आकर चिपक रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगे। किसके साथ इक्विलिब्रियम में होंगे? रेट ऑफ डिसऑर्प्शन के साथ। डिसऑर्प्शन मतलब जितने पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर सरफेस को छोड़कर जा रहे हैं। और इन्होंने भी अपनी एक इक्वेशन दी। हम लोगों को बेसिकली सिर्फ उनकी इक्वेशन से मतलब है और कुछ नहीं, और उनके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। इनकी जो इक्वेशन थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि x/m यानी कि आपका रेट क्या होगा, a टाइम्स ऑफ p अपॉन में 1 प्लस bp। ये डेरिवेशन तक हम कैसे पहुंचे आपका वो कंसर्न ही नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। बल्कि इसको लिया कैसे जाता है कि मान लेते हैं एक यूनिट एरिया है, उसकी थीटा सरफेसेस ऑक्यूपाइड हैं, तो मान लेते हैं अनऑक्यूपाइड इतनी है, तो ऑक्यूपाइड का रेट लिखिए, अनऑक्यूपाइड का रेट लिखिए, दोनों के रेट को इक्वेट करिए। वो सब करना ही नहीं है हमको, कोई फालतू के झंझट में, जो हमारा सिलेबस नहीं है उसमें घुसना भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये हमारे पास इक्वेशन है। एंड अगेन जैसे कि तुम्हें पता है कि ए और बी यहाँ पे क्या होंगे, कोई ना कोई उसके बनाए हुए उस एक्सप्रेशन में कोई ना कोई कॉन्स्टेंट्स आ रहे होंगे, तो बेसिकली ये कॉन्स्टेंट्स है। अब यहाँ पे दो केसेस पे बात की जाती है। एक होता है आपका केस जब आप प्रेशर बोलते हो कि लो है, और एक होता है आपका केस जब हम कहते हैं कि प्रेशर बराबर हाई है। अब अगर मान लेते हैं प्रेशर बहुत 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 लो है, तो लो प्रेशर पर जो बीपी की वैल्यू हो जाती है ये 1 के कंपेयर में बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है। बीपी के कंपेयर में 1 की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है। सो देयरफॉर अगर कोई मुझे बीपी और 1 को ऐड करने को कहेगा तो मैं ये कहूँगी कि अगर बीपी इतना छोटा है तो तुम काहे को ऐड कर रहे हो, इग्नोर करो ना बीपी को और उसको अप्रॉक्सीमेटली क्या ले लो 1। और अगर मैं हाई प्रेशर की बात करूँ तो पी इतना हाई हो जाता है, ठीक है, यानी कि इस बार बीपी की वैल्यू इतनी हाई हो जाती है 1 के कंपेयर में कि इस बार हम लोग 1 प्लस बीपी में से बोलो किसको इग्नोर कर देते हैं, आप लोगों के 1 को इग्नोर कर देते हैं और उस पर्टिकुलर चीज को सिर्फ किसके अकॉर्डिंग मानते हैं, वो आपके बीपी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर का सिर्फ एक ही फंडा है, आपको किस चीज को इग्नोर करना है और किस चीज को रखना है। अगर मैं इग्नोर कर देती हूँ लो प्रेशर पे बीपी को, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस बीपी लिखने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में आप सिर्फ क्या लिखिए 1 लिखिए। तो ऐसे केस में आपका जो x/m है वो x/m क्या हो जाएगा,
आप लोगों का x बाय एम ए पी अपॉन 1, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के किस पर्टिकुलर चीज़ पर, लो प्रेशर पर। डोंट यू थिंक फ्रेंडलिश में हमने यही चीज़ देखी थी मैथमेटिकली कि जब हम लो प्रेशर पे होते हैं तो x बाय एम पी की पावर 1 पे डिपेंड करता है। ये भी देखो लैंगमियर यही कह रहा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये केमिसॉर्प्शन के लिए कह रहा है। और अगर मैं हाई प्रेशर की बात करूँ तो x बाय एम आपका क्या हो जाएगा, ऊपर में ए पी और नीचे में बी पी, पी और पी कैंसिल आउट हो गया तो x बाय एम की वैल्यू बचेगी a बाई बी, और a बाई बी तो बोलो क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। यानी कि यहां से हमको ये समझ में आया कि आप लोगों का x बाय एम बेसिकली क्या कर रहा है, प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे प्रेशर की अगर कोई टर्म नहीं है मतलब p की पावर वहां पे कितनी होगी, 0 होगी। यही चीज हम लोगों ने ऊपर फ्रेंडलिश में भी देखी थी, तो यही चीज आपकी लैंगमियर भी बता रही है कि इंडिपेंडेंट प्रेशर है। और इसने बोला कि अच्छा अब हम लोगों का जो कर्व होता है वो कर्व कैसा होता है कि अगर आप y एक्सेस पे x बाय एम को प्लॉट करते हो और अगर आप x एक्सेस पे प्रेशर को प्लॉट करते हो तो लो प्रेशर तक आपका कर्व एक स्ट्रेट लाइन कर्व होता है और हाई प्रेशर पर ये कर्व आप लोगों का समवॉट ऐसा हो जाता है, पैरेलल। ठीक है, यानी कि इसको होना कैसा चाहिए था, कर्व को हमेशा ऐसे चलना चाहिए था ना। ये हम लोगों को लग रहा था ना या तो बढ़ता 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 या तो घटता घटता घटता, बट ये महाराज क्या करते हैं, लो प्रेशर रीजन पे तो बराबर स्ट्रेट लाइन रहते हैं और आपके हाई प्रेशर रीजन पे बोलो क्या हो जाते हैं, आप लोगों के कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता प्रेशर पर। ठीक है, तो ये हम लोगों को एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होना चाहिए, सीधा सीधा जाना चाहिए, बट रियलिटी ऐसी हम लोगों को देखने को मिली। तो लैंगमियर वो इंसान थे जिन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में एक छोटा सा एमसीक्यू कहूँ या छोटा सा एक पॉइंट क्रिएट किया जा सकता है जो कि आगे जाकर तुम लोगों के क्या कहते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में तुम लोगों से पूछा जा सकता है। क्या है वो पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि मैंने क्या कहा कि आपको डेरिवेशन कैसे करना है वो नहीं सोचना है। ठीक है, फिलहाल तो लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म आप लोगों के किस टॉप मतलब चीज पे डिपेंड करता है, वो आपके केमिसॉर्प्शन के लिए है। केमिसॉर्प्शन मतलब कि सरफेस से कुछ पार्टिकल्स क्या हुए होंगे, आकर ऑक्यूपाइड हुए होंगे, बॉन्ड बना लिए होंगे, और कुछ पार्टिकल्स अभी ऊपर हवा में होंगे, क्योंकि बेसिकली आप लोगों का जो लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है ये क्या कहती है, वो ये कहती है कि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है ना, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि आपके पास कितने पार्टिकल्स ने जगह ऑक्यूपाइड की है, मान लेते हैं आप लोगों के पास जो टोटल एरिया है उस सरफेस का, ठीक है, उस सरफेस का मान के चलते हैं वो है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने 1 मीटर स्क्वायर 1 फीट स्क्वायर में कुछ भी ले सकती थी। अब जो एक पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, वो जो एक पार्टिकल है आप लोगों के पास उसका जो एरिया है मान लो वो है x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि एरिया ऑक्यूपाइड कितना हो गया, तो एरिया ऑक्यूपाइड आप क्या कहोगे, इट वुड बी 1 माइनस आप लोगों का सॉरी एरिया कितना ऑक्यूपाइड हो गया। तो जितने पार्टिकल्स आए, मुझे नहीं पता कितने पार्टिकल्स आए, लेट्स से n पार्टिकल्स आए हैं और उसमें से एक पार्टिकल ने x सेंटीमीटर स्क्वायर ऑक्यूपाई किया, तो ये nx सेंटीमीटर स्क्वायर ऑक्यूपाइड है। और अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि कितना एरिया आपका अनऑक्यूपाइड है, तो आप कहोगे 1 माइनस nx सेंटीमीटर स्क्वायर आपका अनऑक्यूपाइड है। अब मुझे एक बात बताओ, जो एड्सॉर्प्शन होगा, ठीक है, एड्सॉर्प्शन यानी कि पार्टिकल्स जो आएंगे उनके आने का रेट किस बात पे डिपेंड करेगा, कॉमन सेंस, जो जगह खाली है उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी जगह खाली है भाई, कि इस बात पे डिपेंड करेगा कि पहले से कितनी जगह भरी हुई है। तो देखो अब यहाँ पे हमको लगता है एक सोचने वाले को कि नहीं यार दोनों ही पे तो डिपेंड कर सकता है, अगर ज्यादा जगह भरी है तो ऑब्वियस एक ना मैडम की रेट कम हो जाएगा, बट नहीं, आपका जो एरिया ऑक्यूपाइड होता है उस पे आपका x बाय एम डिपेंड नहीं करता। x बाय एम यानी कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, आप लोगों का कितना एरिया अनऑक्यूपाइड है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, लेट्स से ADROAD, ये इंडिपेंडेंट होता है, किस चीज के इंडिपेंडेंट होता है, कि सराउंडिंग की जो जगह है वो कितनी क्या है, ऑक्यूपाइड है। क्यों ये आप लोगों का इंडिपेंडेंट होता है, रीजन हमने लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में
ये माना, अजम्पशन किया कि पार्टिकल्स क्या है, आइडियल है। अगर पार्टिकल्स आइडियल हैं, इसका मतलब उनके बीच में किसी भी प्रकार का इंटरैक्शन नहीं है, ना तो रिपल्सिव इंटरैक्शन है, ना ही कोई आपका अट्रैक्टिव इंटरैक्शन है। मतलब जो नया पार्टिकल आ रहा है उस नए पार्टिकल को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि जो पुराना पार्टिकल वहां लेट से पहले से मौजूद है ना, वो उस पर कोई असर भी डालेगा। इसीलिए नए पार्टिकल्स के आने का पुराने पार्टिकल्स के पहले से मौजूद हुए पार्टिकल्स पर कोई भी असर नहीं होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे क्या नहीं होता, कोई भी असर नहीं होता। इसीलिए रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ कितना जगह खाली है। भैया जितनी जगह खाली होगी उतने पार्टिकल्स आ पाएंगे, है ना, जितनी जगह खाली नहीं होगी नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 लेट से वैकेंट स्पेसेस हैं तो 5 स्पेसेस आ जाएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई तुमसे पूछेगा कि जिस तरीके से रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है कि कितनी जगह खाली है, तो सिमिलरली आप लोगों का जो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन है बराबर वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी जगह भरी है। क्योंकि डिसॉर्प्शन मतलब भरे हुए पार्टिकल्स को निकालना ना, खाली जगह से तुम क्या निकालोगे। तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डिपेंड करता है एरिया ऑक्यूपाइड पर, ठीक है। और उसके बाद रेट ऑफ आपका एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है किस चीज पे, कि कितना आपकी जगह अनऑक्यूपाइड है। ठीक है, क्लियर है वाली चीज। बस ये 2 चीजें थी। अब जिस तरीके से हम लोग गैसेस के लिए इन इक्वेशंस को बनाए हैं, गैसेस यानी कि प्रेशर के टर्म्स में, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉलिड के ऊपर गैसेस ही एड्सॉर्ब हो सकता है सॉलिड्स के ऊपर लिक्विड्स भी एड्सॉर्ब हो। तो अगर मान लेते हैं मैं एक लिक्विड एड्सॉर्प्शन की बात करती हूँ, तो लिक्विड एड्सॉर्प्शन के केस में कोई चेंज नहीं आएगा। सिंपली आपको क्या करना है, प्रेशर को रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस कर देना है, कंसंट्रेशन से, खत्म। यानी कि जो फ्रेंडलिच इक्वेशन आपकी क्या थी, x/m इक्वल टू k टाइम्स ऑफ, बोलो कितना, प्रेशर की पावर 1/m, ये कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर, बोलो कितना, 1/n। जो आपकी लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था, लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म आप लोगों का क्या कह रहा था कि x/m इक्वल टू a टाइम्स ऑफ p की जगह क्या आ जाएगा, c, जहां पे c किस चीज को इंडिकेट करेगा, कंसंट्रेशन को, प्लस 1 टाइम्स ऑफ b टाइम्स ऑफ c, ये 1 प्लस b टाइम्स ऑफ c, ये इस तरीके की कहानी। तो ये आप लोगों के कुछ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स से, फ्रेंडलिच और लैंगमियर। इसके अलावा तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। फ्रेंडलिच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से ग्राफिकल सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये सारी बातचीत आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे जैसे तुम जब इसके सवाल शीट में सॉल्व करोगे तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि अच्छा इस टॉपिक से सवाल कैसे आते हैं। पूरा थियोरेटिकल, कुछ भी इसमें सॉल्व करने लायक पार्ट नहीं है, क्योंकि क्या बोले इसमें, मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं। अच्छा, अब रही बात एप्लीकेशंस की, तो जो फर्स्ट यानी कि पहले दिन की क्लास थी जिसमें मैंने एड्सॉर्प्शन वाली चीज़ तुमको बताई थी, तो उस दिन मैंने तुम लोगों को आपको बताया है कि आप लोगों के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं एड्सॉर्प्शन वगैरह के, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम एप्लीकेशंस को एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लो, और एनसीईआरटी से रीड कर लेने के बाद आप कैसा है अपने नोट्स कॉपी में उन एप्लीकेशंस को लिख दो। गूगल मत करना, क्योंकि अगर गूगल करोगे तो तुम्हें अनगिनत एप्लीकेशंस मिल जाएंगी फालतू की, बट तुम्हें उतनी एप्लीकेशंस में जाना नहीं है। एनसीईआरटी में को 10-12 एप्लीकेशंस हैं, बस आपको उन्हीं एप्लीकेशंस को ध्यान में रखना है, उनको बस आप एक बार रीड कर लो, और वो क्योंकि पूछी जा सकती हैं। जैसे इनमें से मैं अगर कुछ एप्लीकेशंस की बात करूं तो मैंने कल बताया था गैस मास्क में आप यूज करते हो, है ना, एक वो हो गई। दूसरी एप्लीकेशन आप मेटलर्जी में पढ़ते हो। मेटलर्जी में एक प्रोसेस होती है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड की आपकी मेटलर्जी उतनी अच्छी नहीं थी, बट 12th में जो मेटलर्जी है उसमें एक प्रोसेस होती है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों का पाइन ऑयल डालते हैं, पाइन ऑयल। तो वो जो पाइन ऑयल वहां पे डाला जाता है वो इसीलिए डाला जाता है कि एक तो वो फ्रोथिंग एजेंट है, और दूसरा कि वो जो आपके सल्फाइड पार्टिकल्स होते हैं उनको पकड़ लेता है और फ्रोथ को भगा देता है, कि निकलो कि सल्फाइड पार्टिकल्स को हम क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उन एक एक एप्लीकेशंस के की पॉइंट्स अपनी नोट्स कॉपी में तुम बनाओगे, वो मैं अलग से वीडियो नहीं बता रही हूँ उसका, ठीक है। इतना रीडिंग तो एटलीस्ट तुमको करनी ही चाहिए,
ठीक है, ये पॉइंट्स बना के रखना, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरी एप्लीकेशन में मत घुसना फालतू के, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसी ना मिल जाए जो तुम्हारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, बराबर। अच्छा, और उसके अलावा जैसे तुम अगर एनसीईआरटी की चीज़ों को रीड करोगे तो तुम ये देखोगे, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 1/n की वैल्यूज जो है वो 0 से 1 के बीच में रेंज करती है, बट प्रोबेबली फ्रेंडलिस्ट एनसीईआरटी कहती है कि 0.1 से 0.5 वेरी करती है। तो ये वैल्यू थोड़ी याद रखना कि हो सकता है कल को आपको कहीं ये भी देखने को मिल जाए कि एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करती है, तो एक ऑप्शन ये भी कई बार देखने को मिल सकता है 0.1 से 0.5, तो इसके लिए रेडी रहना। बट हम लोग यही मानेंगे कि 1/n की वैल्यू क्या रहती है, आप लोगों की वेरी करती है कहाँ से लेकर 0 से लेकर 1 तक वेरी करती है 1/n की वैल्यू। ठीक है, तो फिलहाल इस चीज को यहाँ रोकते हैं। कल से हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रहेगा कैटेलिसिस। तुमने बचपन से कैटेलिस्ट वर्ड सुनते आ रहे हो, तो बेसिकली अब हम लोगों को कैटेलिस्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये हम लोगों की कहानी होगी कैटेलिस्ट। ठीक है, अभी फिलहाल इस चीज को रोकते हैं।